हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। जैसा कि हम लोग पार्ट देख रहे थे, तो ट्रांसक्रिप्शन का हम लोग आज उसमें टर्मिनेशन देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और इलोंगेशन का जो है पोर्शन देख चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा यूनिक होता है। इसका जो फीचर टर्मिनेशन का होता है ये यूनिक होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। यू यूकैरियोट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कोडान होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके लिए कुछ टर्मिनेशन फैक्टर जो है बाइंड करते हैं, तो वहाँ पे टर्मिनेशन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में कुछ मैकेनिज्म इसका डिफरेंस होता है। ऐसी कोई भी जो है टर्मिनेशन फैक्टर नहीं होते हैं जो कि उस पर बाइंड करे और ट्रांसक्रिप्शन को हॉल्ट कर सके। लेकिन अगर हम इसमें प्रोकैरियोट के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दो टाइप का टर्मिनेशन होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक, या इसको हम लोग बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट बोलते हैं। दूसरा जो टर्मिनेशन होता है एक्सट्रिंसिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रो डिपेंडेंट। देखिए, एनसीईआरटी में जो बात किया गया है रो प्रोटीन के बारे में बात किया गया, तो रो प्रोटीन के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। एक्चुअली ये रो प्रोटीन है क्या और ये कैसे टर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं इसमें। पहला इसका टर्मिनेशन देख लेते हैं रो इंडिपेंडेंट। देखिए, रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होता है, इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि ये डीएनए है। डीएनए में यहाँ पे क्या था, प्रमोटर था, और ये क्या था, स्ट्रक्चरल जीन थे, और यहाँ पे क्या था, टर्मिनेशन सीक्वेंस थे। तो हम क्या करेंगे, इसी टर्मिनेशन सीक्वेंस को थोड़ा सा इलॉबरेट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली टर्मिनेशन सीक्वेंस में होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, इस तरह से बनाते हैं इसको। यहाँ पे जैसे प्रोमोटर हो गए, ये टर्मिनेशन सीक्वेंस हो गया, ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन हो गए, यहाँ पे प्रोमोटर हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग इसको अगर बनाएं तो यहाँ पे ए टी टी, फिर इसके बाद में यहाँ पे ए सी, और फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर देखा, यहाँ पे इसके अंदर देखिए जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, इसके बारे में एक, अगर रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होता है, इसके अंदर टर्मिनेशन जो सीक्वेंस होते हैं उसी के अंदर जो होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। दो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। जो जीसी रिच रीजन होता है, वही जीसी रिच रीजन जो होता है हेयर पिन या लूप फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज को फर्दर आगे मूवमेंट के लिए रास्ता जो है क्लियर नहीं मिलता है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज वहां से डिटैच हो जाता है। तो इसका मेन मैकेनिज्म कैसे है, देखिए, जी जी टी सी, फिर जी जी, यहाँ पे फिर हो जाएगा, यहाँ पे फिर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जी जी ए जी जी जी, ये हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 5'। इसको हम लोग बोल, देखिए ये जो सीक्वेंस है, देखिए ये क्या है। इसी तरह अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री जब बनाएंगे तो क्या होगा, टी ए ए
GCCA और GCC, यहाँ पे हो जाएगा CCT और CC फिर C, और फिर यहाँ पे जो सीक्वेंस अगर यहाँ पे भी बनाए तो इस तरह से T और यहाँ पे A ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम आपका, और ये हो जाएगा 3 प्राइम। देखिए ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स हैं एक दूसरे के, इनको बोलते हैं हाई GC रिच, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट। ठीक, इतना समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं कोड, ये तो पता है ये कोडिंग सीक्वेंस है और ये टेम्पलेट सीक्वेंस है। अब देखिए ये डीएनए के टर्मिनेशन सीक्वेंस को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है, बाकी स्ट्रक्चर जीन और प्रमोटर इधर जो है आप स्ट्रीम रीजन में रहेंगे, लेकिन मैं इस केवल प्रमोटर रीजन को टर्मिनेशन रीजन को बता रहा हूँ कि एक्चुअली टर्मिनेशन रीजन में कौन से ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो टर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो रीजन है इसको हाई जीसी रिच रीजन बोलते हैं, और ये यही जो सीक्वेंस होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं टर्मिनेशन में। देखिए कैसे, अब क्या होगा, इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अब इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो देखिए कैसे होगा, 5 प्राइम जो रीजन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये आएगा ए, और ये रीजन क्या होगा, टी की जगह क्या होता है यू, फिर इसके बाद में ए, फिर सी, फिर इसके बाद में ये जो सीक्वेंस है, जैसे इसका जो ये सीक्वेंस के ठीक इसके सिमिलर होगा, तो यहाँ पे देखिए जो रीजन है, ए वाला रीजन देखिए और ए वाला रीजन देखिए, इनके बीच में अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाए, देखिए ये तो स्ट्रक्चर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो देखिए कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे 5 प्राइम, यहाँ पे ए यू और ए, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये हल्का सा जो है इस तरह से जी, फिर सी यू सी, फिर यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रहेंगे इस तरह से, फिर जी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे जी सी, और फिर इस तरह से यहाँ पे फिर आएगा क्या यू, और ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम। तो देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है हेयर पिन, यहाँ पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही जो स्ट्रक्चर जो बनता है पूरा, यही स्ट्रक्चर जो है ये आरएनए के केस में बन रहा है, ये आरएनए में बन रहा है। अब जब ये स्ट्रक्चर जब बन जाता है टर्मिनेशन सीक्वेंस के ट्रांसक्रिप्शन होने के होते समय, जब ये सीक्वेंस जब ये लूप बन जाता है तो फर्दर जो है आरएनए पॉलीमरेज को जो है आगे बढ़ने में जो है परेशानी होती है, और जो परेशानी होती है वो इसके सब यूनिट के बीटा सब यूनिट से जो है वहां पे न्यूक्लियोटाइड को एडिशन में वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कोई फर्दर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं होता है, और इसी कारण जो है वहां पे टर्मिनेशन हो जाता है। और इसीलिए इस टाइप के टर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक टाइप टर्मिनेशन, मतलब जो भी टर्मिनेशन हो रहा है वो सीक्वेंस के बीच में प्रेजेंट, टर्मिनेशन सीक्वेंस के बीच में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड के कारण वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण वो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन हो रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरा जो टर्मिनेशन होता है, दूसरा जो टाइप का टर्मिनेशन होता है उसको रो डिपेंडेंट बोलते हैं। जो दूसरा टर्मिनेशन होता है उसको रो डिपेंडेंट बोलते हैं। देखिए जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है उसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रो प्रोटीन। पहली चीज की रो प्रोटीन जो होता है इसके बारे में जान जाइए क्या होता है, ये हेक्सामर होता है, हेक्सामर प्रोटीन होती है। और अगली चीज में एटीपी डिपेंडेंट होती है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होती है, हेक्सामर एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होती है। और बाइंड कहां करता है, आरएनए के रीजन में बाइंड टू रट साइट। रट साइट का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए यूटिलाइजेशन टर्मिनेशन रीजन। ठीक है, इस रट साइट से जो है रो प्रोटीन बाइंड करता है, रो प्रोटीन हेक्सामर होता है और एटीपी डिपेंडेंट होता है, और ये रट साइट से बाइंड करता है। देखिए इसका कैसे मैकेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है,
अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता हुआ जा रहा है और आरएनए जो है बन रहा है। जैसे यहाँ पे एंजाइम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ये 5 प्राइम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे हेक्सामर प्रोटीन जो है यहाँ पे बाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे बताएं तो ये रो प्रोटीन जो है यहाँ पे बाइंड करता है। रो प्रोटीन जब बाइंड करता है तो रो प्रोटीन बाइंड करते हुए ये जैसे जैसे कोई अगर रोप पे जो है चढ़ता है, अगर छत पे चढ़ता है तो उसको बाई एक हाथ से ऊपर और नीचे छोड़ते हुए इस तरह से करते हुए ऊपर चला जाता है। तो उसी प्रकार ये भी जो है जो इसके सब यूनिट्स होते हैं ये इस तरह यहाँ से इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में। जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो इनके बीच में ये जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के पास पहुंचते हैं और आरएनए पॉलीमरेज के पास पहुंचने के बाद ये बीटा सब यूनिट से स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि बीटा सब यूनिट क्या होता है, कैटालिटिक सेंटर है। बीटा सब यूनिट से जब स्ट्राइक करते हैं तो बीटा सब यूनिट से स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ पे एक्सेस में ज्यादा अमाउंट ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के जो आरएनए होते हैं उसको खींच लेते हैं, जिसके खींचने के कारण क्या होता है यहाँ पे लूप फॉर्म हो जाता है। और जब लूप फॉर्म हो जाता है, जब आरएनए यहाँ से बीटा सब यूनिट से जब खींच जाता है तो आरएनए को बीटा सब यूनिट को या आरएनए पॉलीमरेज को फर्दर 3 प्राइम रीजन नहीं मिल पाता है, 3 प्राइम OH नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है टर्मिनेशन स्टॉप हो जाता, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आरएनए ये जो रो प्रोटीन होते हैं, रो प्रोटीन इसको आरएनए सीक्वेंस को एक्सेस में खींच लेते हैं, जिसके कारण वो आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट से वहां से आरएनए स्किप कर जाता है और फर्दर जो है 3 प्राइम OH नहीं मिलता है और इसी कारण क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो रो प्रोटीन के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी था। रो प्रोटीन जो होता है हेक्सामर प्रोटीन होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं और बाइंड करते हैं कहाँ पे, रड साइट पे। तो इतनी सारी चीजें रही इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए और ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पूरा अब खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा जो है इसमें यूकैरियोटिक के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में यूकैरियोट के बारे में बहुत ज्यादा दिया नहीं है, जितना दिया था उतना मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग इसके डिफरेंस देख लेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन कैसे होता है, फिर लैकोपेरान। बस इसके बाद में ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। और इसको जो है अच्छे से पढ़िए। बाकी जो है जो भी कोई क्वेरीज हो और वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरीज अगर हो तो उसको जो है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालें। और बाकी आगे वीडियो ऐसे हम बनाते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो अब आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अब इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।